हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुज अभिषेक है और मैं फिलाडेल्फिया की ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स विभाग में पोस्ट डॉक हूँ। इस सीरीज में मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर हिंदी में लेक्चर दूंगा, या ऐसा कहें कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लेक्चर्स दूंगा। तो जो लेक्चर्स होंगे वो ज़रूर हिंदी में होंगे, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है या जो नोटेशन है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी और नोटेशन होंगे, जो कि मोस्टली इंग्लिश में होंगे। और वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अधिकतर जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में है। तो ये हिंदी में लेक्चर्स देने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जो हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं शायद उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो लेक्चर्स शुरू करने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो जो टेक्स्ट बुक हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे वो एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है, जिनके ऑथर्स हैं बॉयस, डिप्रीमा और मीड। ये वाइली पब्लिकेशंस की किताब है और ये किताब ज़्यादा महंगी नहीं है, और दूसरी बात कि आप इसको इंटरनेट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका कोई भी एडिशन, अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है, सेकंड एडिशन हो, थर्ड एडिशन हो, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी एडिशन हो, अम, आपका काम उससे चल जाएगा। मेरे ख्याल से लेटेस्ट एडिशन जो मार्केट में भी आ चुकी है वो तो 11th एडिशन है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा पुराने एडिशंस भी उतने ही कारगर साबित होंगे। और रफली उस टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर्स हम कवर करेंगे वो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बीच में एक चैप्टर हम स्किप करेंगे जो कि सीरीज सॉल्यूशंस के तरीके हैं। तो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक पुराना तरीका सीरीज सॉल्यूशंस का भी था। तो आप पावर सीरीज लिख के और सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करते थे उसमें, लेकिन वो आजकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है वो तरीका, स्पेशली कंप्यूटर का ज़माना है। तो वो वाले, तो वो एक चैप्टर जो है वो हम स्किप करेंगे। उसके बाद हम कुछ ट्रांसफॉर्म मेथड सीखेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड्स वगैरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और फिर आखिरकार हम कुछ स्टेबिलिटी एनालिसिस और कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स भी इस कोर्स में कवर करेंगे। तो शुरुआत के जो लेक्चर्स हैं वो लिनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर होंगे, फिर धीरे धीरे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, और उसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की स्टडी होगी, और आखिरकार स्टेबिलिटी एनालिसिस होगी, लिनियर और शायद कुछ नॉन लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी। तो खैर, तो आइए अब हम अपने लेक्चर्स शुरू करें। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो किस तरीके से डिफर करते हैं बाकी जो इक्वेशंस आपने देखे होंगे पहले हाई स्कूल में या फिर कॉलेज में। तो उन इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे डिफर करते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक अलजेब्राइक इक्वेशन लिखा, जैसे कि मान लीजिए दो वेरिएबल का या तीन वेरिएबल का कोई अलजेब्राइक इक्वेशन लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 5, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 4 इक्वल्स 10। तो ये सारे अलजेब्राइक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल हैं। तो इन इक्वेशंस, और जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं यहाँ पर, dy ओवर dx प्लस 3t स्क्वायर्ड प्लस 3x स्क्वायर्ड माइनस y इक्वल्स 0। तो इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे तरीके से पूछूं तो कौन से ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जिनको जब आप मैथमेटिकली मॉडल करने की कोशिश करेंगे तो आपको अलजेब्राइक इक्वेशंस मिलेंगे, और कौन से ऐसे रियल लाइफ फिनोमेना हैं जिनको अगर आप मॉडल करने की कोशिश करें, मैथमेटिकली मॉडल करने की कोशिश करें, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगे। तो अगर आप थोड़े वक्त तक इसके ऊपर सोचें तो आपको जल्दी ये पता चल जाएगा कि जो अलजेब्राइक इक्वेशन है वो स्टैटिक फिनोमेना की मॉडलिंग में आते हैं। तो जैसे ऐसे फिनोमेनन जो कि
समय के साथ या किसी और वेरिएबल के साथ कोई चेंज उनमें नजर नहीं आ रहा हो, वैसे फिनोमेना जो स्टैटिक फिनोमेना है उनकी मॉडलिंग में अलजेब्राइक इक्वेशंस आते हैं। और जब आप कोई डायनामिक फिनोमेना मॉडल करने की कोशिश करें तो उनको मैथमेटिकली मॉडल करने के केस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगे। और ये बात आप एक्चुअली इक्वेशंस में को देख के भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पहली क्वांटिटी यहाँ पे मैंने लिखी है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब आपने अगर हाई स्कूल में कैलकुलस वगैरह का कोर्स लिया होगा तो आपको पता होगा कि दिस इज नथिंग एल्स बट रेट ऑफ चेंज। तो देखिए यहाँ पे चेंज की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसी वेरिएबल्स हमारे इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व हो जहां पर कि कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो, तो वो इंडिकेट करता है कि जो भी फिनोमेना हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक डायनामिक फिनोमेना है। और जब उन डायनामिक फिनोमेना की मॉडलिंग की जाती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है, तो उनमें डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें मिलते हैं। तो खैर, जैसा कि मैंने कहा ये जो कोर्स है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, तो ये भी हमारा समझना जरूरी है कि भाई ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, क्या कोई स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होते हैं। तो आंसर है कि दो तरीके के एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक जिनको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इन दोनों में भी क्या अंतर है वो भी एक बार हम जल्दी से देख लें। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ओडीई लिखा करूंगा, इनमें क्या होता है कि जो भी आपका फंक्शन है जिसकी आप मॉडलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो essentially function which uh, is being modeled, ये जो है वो एक सिर्फ एक और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन ओनली वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि पिछले इक्वेशन में मान लीजिए कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था y, जो कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा था। तो इसमें जब हम इक्वेशंस लिख रहे थे तो मान लीजिए कुछ इस तरीके के इक्वेशंस हम लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स 0। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल y है वो हम मान के चल रहे हैं सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो कैसे सिचुएशंस में आते हैं, तो इनको शॉर्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडीई बोलते हैं। तो पीडीई में जो फंक्शंस हैं, सो डिपेंडेंट फंक्शंस या डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इस केस में। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको मैं लिखता हूँ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि एक काफी जो वेल नोन एग्जाम्पल है ऐसे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, तो उसमें अगर आप एम्पलीट्यूड देखें वेव की और उस एम्पलीट्यूड को अगर मैं ए लिखूं, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हैं और एम्पलीट्यूड जो ए है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर अब आप इसके लिए एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें तो वो वेव इक्वेशन होगा। तो जैसे del 2a बाय del x2 माइनस del 2a बाय del t2 इक्वल्स टू 0। तो मैं मान रहा हूं कि हमारी जो वेव की स्पीड है वो यूनिट स्पीड है, तो स्पीड 1 है। और इस नोटेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a को डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, और ये मानकर कि t कांस्टेंट है तो हम a को सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मान के कि t कांस्टेंट है। तो इस नोटेशन को बोलते हैं
the second partial derivative of a with respect to x, और उसी तरीके से ये है second partial derivative of a with respect to t, assuming that x is a constant. तो x को constant assume करके आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये जो इक्वेशन है ये वेव इक्वेशन है। तो खैर इस कोर्स में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक जो और इम्पोर्टेंट क्लास है इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की, या फिर एक जो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन समझ लीजिए, वो है सिस्टम्स क्या होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो ये जो है सिस्टम्स ऑफ ओडी जो है, इसकी स्टडी हम कोर्स के आखिर में करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ी बात कर लेना उचित होगा। तो इसमें क्या होगा कि आखिरकार ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अभी भी एक ही है, ठीक है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और आप उन हर अलग अलग डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो जो कलेक्शन ऑफ ओडीज होगा वो आपको एक सिस्टम देगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है y1 जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है t पे, और एक दूसरा फंक्शन भी मैं ले लेता हूँ y2 जो कि टाइम पे मान लीजिए डिपेंड कर रहा है, और फिलहाल दो ही फंक्शंस लेते हैं, और इन दोनों फंक्शंस के लिए मान लीजिए कोई ओडी लिखी जाए dy1/dt इक्वल्स मान लीजिए 2y2 ऑफ t माइनस 3y1 ऑफ t, ये कोई भी ऐसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ dy2/dt इक्वल्स मान लीजिए 3y2 ऑफ t माइनस 5y1 ऑफ t। तो ये जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये मिलकर एक सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं, एक सिस्टम ऑफ ओडीज बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम करेंगे कोर्स में, लेकिन ये ऑलमोस्ट आखिर में करेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। और मैं ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा इस कोर्स में, ताकि चीजों को बेहतर से बेहतर समझा सकूं, लेकिन मेरी ड्राइंग काफी बढ़िया नहीं है। खैर तो आगे बढ़ते हैं। जो एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का? तो ऑर्डर क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in the ODE is the order of the ODE। तो एक एग्जाम्पल के मार्फत इसको बेहतर समझा जा सकता है। तो जैसे कि मैं एक्चुअली दो तीन एग्जाम्पल्स दूंगा इसके लिए। अच्छा, एग्जाम्पल देने से पहले नोटेशन के बारे में एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है बाद में अगर इसको पहले ही क्लियर ना किया गया तो। तो जो dy/dt ये नोटेशन है, इस नोटेशन को कभी कभी प्राइम नोटेशन में भी लिखा जाता है। तो y प्राइम ऑफ t इज द सेम एज dy/dt, और कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, y के ऊपर एक छोटी ब्रैकेट में आप 1 लिखते हैं, तो y एंड 1 इन पैरेंथेसिस ऑफ t। तो ये तीनों नोटेशन इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि मैंने y का एक डेरिवेटिव लिया है। इसी तरीके से आप n डेरिवेटिव्स की भी बात कर सकते हैं, तो dn यानी nth डेरिवेटिव y की t के रिस्पेक्ट में। अच्छा, प्राइम में लिखने में यहाँ पे मुझे n बार प्राइम लिखना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये काफी बढ़िया नोटेशन नहीं है उस तरीके से, लेकिन ये वाला नोटेशन जो है उसमें हम इसको nth डेरिवेटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नोटेशन की बात हो गई। खैर, तो अब इस नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए मान लीजिए मैं एक पहले एक इक्वेशन लिखता हूं, तो dy/dt प्लस 2t स्क्वायर्ड इक्वल्स मान लिया 3y। एक दूसरा इक्वेशन भी लिखता हूं dy/dt, इसमें होल स्क्वायर्ड लगा दिया मान लीजिए, माइनस 3t स्क्वायर्ड इक्वल्स 0।
और एक तीसरा इक्वेशन में लिखता हूँ d2y ओवर dt2 प्लस 5 dy बाई dt होल क्यूब माइनस 3t इक्वल 0। तो इन तीनों इक्वेशंस में हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में वही उसका ऑर्डर होगा। तो ये पहले वाले केस में तो आसान है, इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरे वाले इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या सेकंड ऑर्डर? अब देखिए, आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने dy बाई dt को सेकंड पावर में रेज किया है, तो शायद ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा इक्वेशन में वो उसका ऑर्डर होता है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dt। तो ये भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। और इसी तरीके से आप इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव का वो सेकंड ऑर्डर है, यानी सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं यहाँ पे मैं y का, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्यूब कर रखा है, तो इसका भी जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो है 2, यानी सेकंड डेरिवेटिव ले रखी है मैंने y की। तो खैर, तो ये हो गई ऑर्डर की बात। इसके आगे हम चलते हैं, तो जो एक और इम्पोर्टेंट नोशन है वो है लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी का। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस कोर्स में हम मोस्टली फोकस करेंगे लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, और बिल्कुल आखिर में शायद हमको थोड़ा मौका मिले जिसमें हम नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन लिनियर और नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई लिनियरिटी या नॉन लिनियरिटी का मतलब क्या है इस संदर्भ में। तो जो लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनको और नॉन लिनियर को आप कैसे पहचानेंगे, तो बजाय इसके कि मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूं, मैं आपको बताता हूं पहचानने का तरीका क्या होगा। अच्छा, इस कोर्स में जब भी मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखूंगा तो या तो मैं अक्षर t या फिर x का प्रयोग करूंगा। ठीक है, कभी कभी t का करूंगा, कभी कभी x का करूंगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो और अल्फाबेट्स हो सकते हैं, तो y, z, u, v वगैरह वगैरह। तो खैर, तो मान लीजिए कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने इस तरीके से एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेस ODE एज इन दिस फॉर्म। कोई फंक्शन f जो कि डिपेंड कर रहा हो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल t और y और उसके डेरिवेटिव्स पे, तो y प्राइम पे और y डबल प्राइम पे और y मान लीजिए nth डेरिवेटिव तक y पे, इस पे डिपेंड कर रहा हो। तो आप कहेंगे भाई ये क्या बला है अब? तो ऐसा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो दिया जाए उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देखें कि आप कैसे किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन मैंने आपको दी d2y बाई dt2 माइनस 3y इक्वल्स 5t स्क्वायर प्लस 2dy बाई dt। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मुझे इस फॉर्म में वापस लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा d2y ओवर dt2 माइनस 2dy ओवर dt माइनस 3y माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब जो ये इक्वेशन है इसको आप बोल देंगे ये है आपका एक फंक्शन, मान लीजिए इसको मैं h या f1 बोलूं, फंक्शन f1 ऑफ y डबल प्राइम, माफ करिएगा मैं सेम ऑर्डर रखना चाहता हूं, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ t y, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y so y प्राइम एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आप अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में मान लीजिए लिख एक्सप्रेस करें।
तो जब आपने अपने फंक्शन जब आपने अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, तो अब लिनियरिटी डिटरमिन करने के लिए बहुत आसान है। इसमें अब आपको बस ये देखना है कि जो आपका ये फंक्शन कैपिटल एफ आ रहा है वो क्या लिनियर है जो डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स हैं उसमें। सो इज द फंक्शन एफ linear in y and its derivatives। तो अगर ये फंक्शन अपने y या y के डेरिवेटिव्स में लिनियर होगा तो ये लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो एक दो एग्जांपल्स देख के हम इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, तो ट्रिपल डेरिवेटिव है यहाँ पे y का प्लस 2et y डबल प्राइम प्लस y प्राइम इक्वल्स टू लेट्स से t रेज़ टू द पावर 4। अच्छा, एक दूसरा भी इक्वेशन लिखता हूँ, एक y डबल ट्रिपल ई प्राइम रखता हूँ मान लीजिए, और कुछ ऐसा ही इक्वेशन भी रखता हूँ। तो y डबल प्राइम प्लस y इक्वल्स टू t रेज़ टू द पावर 4। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को वापस लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पे मैनिपुलेट किए दे रहा हूँ। तो इसको आप दूसरे तरफ लाते, उससे ये माइनस हो जाता और ये आपका हो जाता 0। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन में भी t4 को दूसरी तरफ लाते, माइनस t4, ये हो जाता आपका 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लीजिए इक्वेशन हो गया। अब आपको देखना है कि जो फंक्शन f है वो क्या y और उसके डेरिवेटिव्स में लिनियर है। तो अब देखिए, अब ये वाला जो फंक्शन है उसमें तो फंक्शन इज लिनियर इन y एंड इट्स डेरिवेटिव्स, लेकिन तो ये एक लिनियर ODE होगा। लेकिन यहां पर आप नोटिस करें कि ये जो टर्म है यहाँ पे प्रोडक्ट है y और y प्राइम का, और इस कारण से ये एक नॉन लिनियर फंक्शन होगा, और दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिनियर ODE। अगर आपको लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी, फंक्शन की लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी में फर्क करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही हो, तो बस काफी सारे तरीके हैं वैसे तो इसको डिटरमिन करने के, लेकिन एक छोटा सा और आसान सा तरीका जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो आपने शायद हाई स्कूल वगैरह में भी देखा होगा। तो याद करिए कि अगर मैं आपको कोई फंक्शन दूं f of x y, दिस फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से x एंड y, और दूसरी तरफ एक फंक्शन दूं f of x y, और ये फंक्शन जो है वो मान लीजिए कुछ ऐसा है 2x plus 3y के तरीके का। तो ये जो है ये एक नॉन लिनियर फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है टर्म्स के, और ये जो है वो एक लिनियर फंक्शन है। तो उस तो सेम प्रिंसिपल है, उसी तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो आपका ODE है वो लिनियर है या नॉन लिनियर है। आपको बस ये देखना है। अच्छा, एक दूसरी चीज जो आप जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, देखिए ये दोनों फंक्शन जो है वो t में लिनियर नहीं है। यहाँ पे t फोर्थ पावर पे रेज्ड है, ये भी फोर्थ पावर पे रेज्ड है, फिर e रेज टू द पावर t का भी टर्म आ रहा है। तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन जो है वो t में लिनियर नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस ये देखना है कि जो फंक्शन f है वो y और उसके डेरिवेटिव्स में लिनियर है कि नहीं। अगर है तो वो लिनियर ODE होगा, अगर नहीं है तो वो नॉन लिनियर ODE होगा। खैर, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ गायब हो गई क्या? हाँ, तो ये रही। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जो हम पढ़ाई ये कर रहे हैं, इसका जो एक उद्देश्य है वो ये है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में क्या कह सकते हैं। क्या आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं एक एलिमेंट्री फंक्शंस के टर्म्स में, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप क्या कह सकते हैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करेंगे जल्दी ही, तो सबसे पहले ये जान लें कि हमारा मतलब क्या है सॉल्यूशन से। तो कब हम बोलेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये इस चीज की ओर अब हम डिस्कस करें। तो सॉल्यूशन ऑफ ODE ये क्या चीज है। तो मान लीजिए कि मैंने आपको फिर से कोई ODE दिया, इसको मैं अभी अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखूंगा।
तो मान लीजिए इस तरीके का कोई ओडीई है, मैं मान के चल रहा हूँ कि टी जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मान लीजिए कोई एब्स्ट्रैक्ट ओडी इस तरीके से है और मैं आपसे कहूं कि y1 ऑफ t इज अ सॉल्यूशन टू द अबव ओडी। मान लीजिए ये मेरा क्लेम है। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि जब मैं y1 को इस ओडी में रखूं तो y1 इस ओडी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब y1 प्राइम must be equal to f of t y1। ठीक है, अगर y1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो y1 उसका एक सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर ये फंक्शन हो जैसे y डबल प्राइम प्लस y इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ये आपका ओडी इक्वेशन है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कोसाइन t इज अ सॉल्यूशन टू दिस ODE। व्हाई? क्योंकि आप कोसाइन टी को जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन टी, दोबारा से डिफरेंशिएट करने पे माइनस कोसाइन टी, तो माइनस कोसाइन टी प्लस कोसाइन टी विल बी 0। सो कोसाइन टी satisfies this ODE equation of course and hence it is a solution to the ODE। तो किसी भी फंक्शन को सॉल्यूशन कहने से हमारा ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है, ये जो ओडी इक्वेशन, ये काफी अच्छी ओडी इक्वेशन है। ये काफी अच्छी ओडी इक्वेशन इस सेंस में है कि इसका सॉल्यूशन जो है हमको एक एलिमेंट्री फंक्शन मिला। एलिमेंट्री फंक्शन से मेरा मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन या इनके कॉम्पोजिशन वगैरह या एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह। जनरली, इनफैक्ट मोर ऑफन देन नॉट, अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जो ओडी इक्वेशन हमको दी गई है उसका सॉल्यूशन हम इन एलिमेंट्री फंक्शंस के टर्म्स में नहीं लिख सकते। यानी कि कोसाइन, साइन और पॉलिनोमियल्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में हम अधिकतर ओडी इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। तो भाई जब नहीं लिख सकते इस तरीके का क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हमारे पास दो अप्रोचेस बच जाते हैं। पहला जो है जियोमेट्रिक अप्रोच है, जिसके बारे में हम इस लेक्चर, बाकी आधे घंटे इस लेक्चर में हम बात करेंगे। और दूसरा जो अप्रोच है वो न्यूमेरिकल अप्रोच है। तो जियोमेट्रिक अप्रोच क्या हुआ कि भले हम फंक्शन जो सॉल्यूशन है उसको एज एलिमेंट्री फंक्शन ना लिख पाए, लेकिन क्या हम उसके क्वालिटेटिव बिहेवियर के बारे में कुछ कह सकते हैं? यानी कि वो फंक्शन दिखने में कैसा लगता है, क्या उसके बारे में कोई आइडिया हमें मिल सकता है? तो ये जो तो अभी जो हम तरीके करने जा रहे हैं वो आपको क्वालिटेटिव बिहेवियर कैसा होगा सॉल्यूशन का, उसके बारे में कुछ बताएंगे। जो दूसरा अप्रोच है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स का। तो न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे और एक्चुअली हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेके चलेंगे और एक काफी सेलिब्रेटेड जो न्यूमेरिकल मेथड है, ऑयलर्स मेथड, उसके बारे में अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम जियोमेट्रिक मेथड की ओर अपना ध्यान देते हैं। तो जियोमेट्रिक जो मेथड्स हैं, अगेन उनकी स्टडी प्रारंभ करने से पहले फिर से कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है दैट इज नाउ जियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशंस। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे पहली चीज हमको आनी चाहिए वो है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन फील्ड। तो इसके बजाय कि डायरेक्शन फील्ड के बारे में मैं एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखूं, मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि ये डायरेक्शन फील्ड आप कैसे बनाते हैं। और अगर इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना हो तो आप उस टेक्स्ट बुक में, जो कि जैसा कि मैंने बताया आप शायद उसको इंटरनेट पर से भी शायद ये डाउनलोड की जा सकती है। तो बॉयस डिप्रीमा और मीड की बुक एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, लेकिन तो उसमें आप डायरेक्शन फील्ड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो डायरेक्शन फील्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर से हम अपना ओडी इक्वेशन लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो मान लीजिए कि ये हमारा ओडी इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, थोड़े वक्त में मैं आपको डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ करने का एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट तरीका है तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमको आसान तरीका समझ में आना चाहिए कि कैसे ये डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ होता है। और तो हम देखते हैं। अम, तो डायरेक्शन फील्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, हम साइड में यहाँ पे डायरेक्शन फील्ड भी मैं ड्रॉ करता चलूंगा। तो यहाँ पे मेरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y, ठीक है। अब आप इस टी वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट पिक करिए। तो पिक एनी पॉइंट, लेट्स से t1 phi1, ठीक है। इस पॉइंट पर आप f ऑफ t1 y1 इवेलुएट करिए। तो इस ओडी इक्वेशन का राइट हैंड साइड आपको इवेलुएट करना है, ठीक है। मान लीजिए वो कोई वैल्यू आई, ये फंक्शन आपको दिया रखा होगा, तो अगर आप उसमें t1 y1 प्लग करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी। मान लीजिए वैल्यू है जो भी 2, f ऑफ t1 y1 लेट्स से इज 2। तो अब आप क्या करेंगे कि ड्रॉ अ लिटिल लाइन एलिमेंट, मैं इसको भी ड्रॉ करूंगा 2 मिनट में। ड्रॉ लिटिल लाइन एलिमेंट at the point t1 y1 in the plane with slope equal to f of t1 y1। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो है t1 y1 पॉइंट, तो ये है y1। और तो यहाँ पे, और जो मेरे लाइन एलिमेंट्स हैं वो मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए कि f ऑफ t1 y1 की वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ पे मैं स्लोप 2 का एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ड्रॉ करूंगा। ये मान लीजिए मेरा जो ग्रीन वाला है ये स्लोप है, ये लाइन एलिमेंट है और इसका स्लोप है f ऑफ t1 एंड y1। अब इसी तरीके से आप कोई दूसरा पॉइंट पिक कर लीजिए इस प्लेन में, पिक t2 y2, और वहां पे भी ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट करिए। यानी कि मान लीजिए अब कोई दूसरा पॉइंट यहां पे पिक किया मैंने t2 y2, सपोज दिस इज y2 t2, सो t2 एंड y2। अब यहाँ पे भी कुछ फंक्शन की कुछ वैल्यू आएगी, यानी f ऑफ t2 y2 कुछ होगा। मान लीजिए कि f ऑफ t2 y2 इज 1 ओवर देयर, तो वहां पे आप एक लाइन एलिमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका कि स्लोप होगा 1। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से पूरे प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट्स पिक कर सकते हैं। उन पॉइंट्स को सपोज आप t सब i y सब i बोलिए, और वहां पे आप फंक्शन इवेलुएट कर सकते हैं लिटिल f। तो यू कैन इवेलुएट f ऑफ ti yi, और वहां, और उसके बाद आप पॉइंट ti yi पे एक छोटा लाइन एलिमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका कि स्लोप जो होगा वो वहां पे f की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मानिए कि पूरे प्लेन पे आप छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स बना सकते हैं, और ये जो आपने ड्रॉ किया पूरे प्लेन पे छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स, इसी को डायरेक्शन फील्ड बोलते हैं, ठीक है। सो एट एवरी गिवन पॉइंट you are drawing a little sort of tangent vector। आप एक छोटा सा tangent vector या एक छोटा सा आप line element draw कर रहे हैं, और इस पूरे डायग्राम को आप डायरेक्शन फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको, तो इससे एक बात जो हमको समझ में आती है वो ये कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हो, तो हम एक खासकर एक, फिलहाल हम चूंकि लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, लिनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो अगर हमको इस तरीके का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हो, तो उसके सहारे हम डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। और ये दूसरी तरफ भी काम करता है। मान लीजिए अगर आपको हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन फील्ड दिया हो, तो यानी मैंने आपको हर एक पॉइंट पे f ऑफ t एंड y बताया है, तो उससे आप जो इक्वेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन फील्ड्स जो है वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस से को। अच्छा, दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं, वो है इंटेग्रल कर्व्स का।
तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेग्रल कर्व्स क्या है। तो और इन सब का जो है सीधा संबंध है जो डायरेक्शन फील्ड का, जैसे मैंने बोला कि वो आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से उनका संबंध है। अभी हम देखेंगे कि जो इंटेग्रल कर्व्स है इसका संबंध है सॉल्यूशन से। तो खैर वो थोड़ी देर में उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि इंटेग्रल कर्व्स क्या होते हैं। तो these are the curves that go through the points in the plane. इसको एक मिनट में लिख देता हूं और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। Go through let's say points in the plane such that at every points in the plane such that at each point on the curve the tangent to the curve is the line element at that point, is the line element at that point. अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व्स ऐसे कर्व्स हैं जो कि आपके वो टी वाई प्लेन में ड्रॉ किए जाएंगे, और इन कर्व्स का अगर किसी भी पॉइंट पे मैं टैंजेंट वेक्टर देखूं तो वो टैंजेंट वेक्टर जो है वो लिटिल लाइन एलिमेंट के अलोंग होगा, जो लाइन एलिमेंट हमने डायरेक्शन फील्ड से ड्रॉ की थी। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट में हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका टी वाई प्लेन था और इस पे मान लीजिए लिटिल लाइन एलिमेंट्स में कुछ ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी जिसमें कि आपने लिटिल लाइन एलिमेंट्स ड्रॉ किए थे और वो आपको कुछ इस तरीके के लाइन एलिमेंट्स मिले थे। और माफ करिएगा, मेरी ड्राइंग जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छी नहीं है, खासकर कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ करना तो और मुश्किल प्रतीत होता है। तो मान लीजिए कि इस तरीके से आपने डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ कर रखी है अपने टी वाई प्लेन पे। तो एक इंटेग्रल कर्व जिसको मैं पर्पल कलर में बनाऊंगा वो एक ऐसा कर्व है जिसके की जो कि जिसका टैंजेंट वेक्टर किसी भी पॉइंट पे कोई डायरेक्शन फील्ड होगा, कोई लाइन एलिमेंट होगा। तो इस डायरेक्शन फील्ड की कोई लाइन एलिमेंट उसका टैंजेंट वेक्टर होगा, चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे उसका टैंजेंट वेक्टर देखूं। जैसे कि अगर मैं इस इंटेग्रल कर्व का यहाँ पे टैंजेंट वेक्टर देखूंगा तो वो टैंजेंट वेक्टर इस तरीके से होगा, और आप देख सकते हैं कि वो जो टैंजेंट वेक्टर है वो वहां पे एक लाइन एलिमेंट थी उससे होके गुजरती है। तो ऐसे कर्व्स को हम इंटेग्रल कर्व कहेंगे। इनके टैंजेंट वेक्टर्स जो है वो लिटिल लाइन एलिमेंट्स के अलोंग होंगे। खैर, तो अब जो है मेरा वो पहला इंपॉर्टेंट क्लेम है वो ये कि जो इंटेग्रल कर्व है, तो ये एक तरीके से क्लेम, इसको मैं लिख देता हूं। इंटेग्रल कर्व्स आर द प्लॉट और ग्राफ, इंटेग्रल कर्व्स आर द plots or graphs of solutions। तो ये मेरा एक क्लेम है। अच्छा, इसको एक्चुअली थोड़ा और मैथमेटिकली लिखते हैं ताकि हमको बाद में ये आर्गुमेंट समझने में थोड़ा आसानी हो। तो एक्चुअली अगली स्क्रीन पे आता हूँ। तो पिछली स्क्रीन पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा कि इंटेग्रल कर्व्स आर द प्लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैथमेटिकली अगर हम थोड़ा लिखने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं। हम लिखते हैं कि if, or actually if it's a if and only if, so that is if y1x is solution to the differential equation, this is if and only if, तो ये equivalence का symbol है, the graph of y1x is an integral curve। तो इसका प्रूफ कोई बहुत
हार्ड नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पहली नजर में ये थोड़ा आश्चर्यदायक प्रतीत होता है कि भाई ये क्या चीज हो रही है। क्योंकि आप देखें कि हमने एक ज्योमेट्रिकल व्यू पॉइंट पहले लिया, जो डायरेक्शन फील्ड का, और फिर इंटीग्रल कर्व हमने कहा कि ऐसे कर्व्स हैं जिनके टैंजेंट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन फील्ड वो लिटिल लाइन एलिमेंट्स के अलोंग होंगे। तो इससे ये बात बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है कि क्यों ये जो है वो सॉल्यूशंस के ग्राफ हैं। लेकिन अगर आप 2-4 मिनट इसके बारे में सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल, सोचने के बाद आपको लगेगा कि ये ऑब्वियस सी बात है। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आप इस स्टेटमेंट का अगर एलएचएस देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि अगर y1x सॉल्यूशन है, तो मान लिया मैंने कि y1x इज सॉल्यूशन टू द ODE y प्राइम x इक्वल्स टू f of x y, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये सॉल्यूशन है, हमने पहले ही देखा है कि इसका मतलब ये होगा कि y1 प्राइम ऑफ x इज देन इक्वल टू f ऑफ x y1, ठीक है। अच्छा, जो RHS है इस स्टेटमेंट का, जो राइट हैंड साइड में है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ग्राफ ऑफ y1x इज एन इंटीग्रल कर्व। तो अगर y1x का ग्राफ जो है वो इंटीग्रल कर्व है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं y1x का टैंजेंट लूं किसी पॉइंट पे, तो वो टैंजेंट जो है उसका स्लोप और लिटिल लाइन एलिमेंट का स्लोप सेम होना चाहिए। तो यानी इसका स्लोप जो है वो वहां पे लिटिल लाइन एलिमेंट के स्लोप के बराबर होगा, और वो है f ऑफ x y1, करेक्ट। तो आप देखिए LHS और RHS एग्जैक्टली सेम चीज आपसे कह रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं ये सेम चीज है, ठीक है, आइडेंटिकल। और ये आपको दिखाती है कि जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी कि अगर y1x सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक इंटीग्रल कर्व होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो खैर, अब जो हमने ये डिस्कस कर लिया, तो बाकी जो 17-18 मिनट है उसमें हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में कुछ समझ सकते हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम। एक्चुअली थोड़ा ऊपर स्क्रीन में जा सकता हूँ शायद मैं। तो हम अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं एक आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, जिसको कि आप अगर आपने हाई स्कूल में कैलकुलस की कोर्स की होगी तो आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड सिखाया गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और आप इस इक्वेशन को उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो तरीका नहीं यूज करेंगे, हम अपना ज्योमेट्रिक मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने का, माइनस एक्स बाय वाई। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, this can be solved using the variable separable method and the solutions will turn out to be circle, ठीक है। तो ये इक्वेशन एसेंशियली है dy by dx equals to minus x over y। तो y dy equals to minus x dx, और उससे आपको मिल जाएगा कि ये सर्कल इसके सॉल्यूशंस होंगे। खैर, लेकिन हमको उस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है डायरेक्शन फील्ड और इंटीग्रल कर्व बना के। और जो पिछली स्टेटमेंट हमने लिखी उसमें हमने देखा कि अगर हम इंटीग्रल कर्व ड्रॉ कर दें तो वो भाई ग्राफ होगा सॉल्यूशन का। तो इंटीग्रल कर्व को ड्रॉ करना इज इक्विवेलेंट टू ग्राफिंग द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो गोल है वो इंटीग्रल कर्व्स ड्रॉ करना है। तो हमको देखना है कि कैसे हम इस इक्वेशन को से स्टार्ट करके इंटीग्रल कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इंटीग्रल कर्व्स ड्रॉ करने के लिए आपको डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक एफिशिएंट तरीका बताऊंगा डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ करने के लिए। जो पहला वाला तरीका था वो काफी इनएफिशिएंट है। वो इनएफिशिएंट इसलिए है कि वहां पे आप बार बार कोई पॉइंट, मान लीजिए आपने एक्स वाई पिक किया, वहां पे आप कैलकुलेट करेंगे कि उसका एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, और फिर वहां पे एक लाइन एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर कई सारे पॉइंट्स, मान लीजिए आपको 5000 पॉइंट्स पे आप चाहते हैं कि आप लाइन एलिमेंट ड्रॉ करें, तो ये वाली जो इवैल्यूएशन है वो आपको 5000 बार करनी पड़ेगी, और ये उतना एफिशिएंट नहीं है। तो इससे बेहतर तरीका क्या है डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ करने का, वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हम पहले जो मैंने आपको डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ करने का तरीका बताया उससे
थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर में हम काम करेंगे। इस अब की बार हम क्या करेंगे, तो दिस इज हाउ टू ड्रॉ डायरेक्शन फील्ड्स। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, हम एक स्लोप पहले पिक करेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे लाइन एलिमेंट्स का जो स्लोप हो वो स्लोप हम पहले पिक करते हैं। पिक अ स्लोप, और मैं इसको सी नाम देता हूं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके लाइन एलिमेंट्स का स्लोप हो 1, या आप चाहते हैं कि आपके लाइन एलिमेंट्स का स्लोप हो 2, तो आप सी को 1 या 2 उस तरीके से पिक करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि आप एक ग्राफ बनाएंगे। आप ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे, प्लॉट इक्वेशन f of x y equals to c। अच्छा, ये वाला जो आप इक्वेशन प्लॉट कर रहे हैं, हड़बड़ाइएगा मत, ये इंटीग्रल कर्व नहीं है। इन कर्व्स को एक्चुअली हम आइसोक्लाइंस बोलते हैं, और उनको क्यों आइसोक्लाइंस बोलते हैं वो मैं आपको 1 मिनट में बताऊं। तो आइसो का मतलब, जब भी आप अंग्रेजी में देखते हैं आइसो, आइसो मतलब होता है सेम इसेंशियली, और क्लाइंस जो यहाँ पे हैं वो आप इंक्लाइंस शब्द आपने सुना होगा अंग्रेजी का, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये स्लोप की बात कर रहा है। तो आइसोक्लाइंस मीनिंग सेम स्लोप। तो एक और मुझे स्टेप लिखने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन कर्व्स को आइसोक्लाइन क्यों बोलते हैं। तो ऑन द अबव प्लॉट ड्रॉ लिटिल लाइन एलिमेंट्स विथ स्लोप इक्वल टू c। अब देखिए, कोई भी जैसे आपने इस इक्वेशन का प्लॉट बना लिया, ठीक है, यानी कि उस प्लॉट पे हर एक पॉइंट पे, कोई पॉइंट अगर मैं एक्स वाई पिक करूं जो कि उस प्लॉट पे लाई करता है, वहां पे एफ ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू सी। तो अब जब हम लाइन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे, हम कोई भी पॉइंट एक्स वाई चुनेंगे और वहां पे हम एफ ऑफ एक्स वाई इवेलुएट करेंगे, और जो उस एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होगी वो वहां पे लाइन एलिमेंट का स्लोप होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्लॉट्स हैं, ये ऐसे प्लॉट हैं जिन पे की लाइन, सारे लाइन एलिमेंट्स सेम स्लोप वाले हैं। ये इसके नाम को भी जस्टिफाई करता है, इसलिए आइसोक्लाइन है, सेम स्लोप। सो द सेम स्लोप ऑफ लाइन एलिमेंट्स ऑन ऑल दीज प्लॉट्स। और उस तरीके से आप डायरेक्शन फील्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान ली, एक्चुअली एक एग्जांपल बेहतर होगा इस वक्त। तो हमारा वही सेम एग्जांपल y प्राइम इक्वल्स माइनस एक्स बाय वाई, जो ये इक्वेशन है, उसी के लिए मैं अब आइसोक्लाइंस और लाइन एलिमेंट्स ड्रॉ करूंगा। तो y प्राइम इक्वल्स माइनस एक्स बाय वाई दिया। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था पिक अ स्लोप c। तो मान लीजिए मैंने c की वैल्यू चुन ली 1, ठीक है, c की वैल्यू चुन ली 1। व्हाट वाज माय सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप था प्लॉट इक्वेशन f ऑफ x y इक्वल्स टू c। तो मैंने, अच्छा, एक चीज जो आपने शायद पहले ही नोटिस कर ली होगी, लेकिन अगर नहीं की है तो ये मौका है जब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, इस ये इक्वेशन है आपके उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कि y प्राइम इक्वल्स f ऑफ x y, वेयर f ऑफ x y इक्वल्स टू माइनस x ओवर y। तो ये बस एक ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो जब अब हमको यहाँ पे इक्वेशन प्लॉट करनी है f ऑफ एक्स वाई इक्वल सी की, तो इसका मतलब है कि हम प्लॉट करना चाहते हैं माइनस एक्स बाय वाई इक्वल सी, जो कि लेट्स से इस केस में है 1, यानी कि ये इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, अब इस लाइन पर, अब ये जो हमारे एक कर्व मिला, उस पे सारे लाइन एलिमेंट्स जो मैं ड्रॉ करूंगा उनका स्लोप होना चाहिए c इक्वल टू 1। तो अब हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, यहां पे मैंने एक आइसोक्लाइन ड्रॉ की, ये आइसोक्लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो मैं आइसोक्लाइन को जो है वो मैं मे बी पिंक कलर में ड्रॉ करता हूं।
तो ये जो आइसोक्लाइन है, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये वाली आइसोक्लाइन है. So this is my isocline which is given by y equals to minus x. और इस पे c की वैल्यू जो है वो 1 होनी है. c की वैल्यू 1 होने का मतलब हुआ कि जो मैं लिटिल लाइन एलिमेंट्स ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, जो कि मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो उनका स्लोप होना चाहिए 1. तो मैं लिटिल लाइन एलिमेंट्स ड्रॉ कर देता हूँ इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, और इन सारे लिटिल लाइन एलिमेंट्स का स्लोप जो है वो 1 होगा. थोड़ा दूर दूर में ड्रॉ करता हूँ. तो ये सारे लाइन एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए. इन सारे लाइन एलिमेंट्स का स्लोप 1 है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा कोई आइसोक्लाइन भी ड्रॉ करता हूं. तो मान लीजिए मैंने c की वैल्यू अब चुन ली -1. ठीक है. तो जो आइसोक्लाइन होगा वो होगा अगेन f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स c, यानी कि माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स -1, क्योंकि c की वैल्यू अब -1 मैंने चुनी है. और ये जो इक्वेशन होगा दैट इज y इक्वल्स टू x, यानी कि ये जो दूसरा आइसोक्लाइन मुझे ड्रॉ करना है, जिसको कि फिर से मैं पिंक कलर में ड्रॉ करूंगा, वो उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू x. तो वो ये वाला लाइन है. अगेन ये सेंटर से पास कर रहा है और इसके अलोंग जितने भी छोटे लाइन एलिमेंट्स हैं उन सब का स्लोप होगा -1. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस इज द लाइन y इक्वल्स x, और इस पे c की वैल्यू है -1. तो c की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे भाई लाइन एलिमेंट्स जो ड्रॉ करूंगा उनका स्लोप ये होगा. अच्छा अच्छा, अब ऐसे आप बहुत सारे आइसोक्लाइंस ड्रॉ करते जा सकते हैं और फिर आप उनके अलोंग लाइन एलिमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन एक बात जो इस इक्वेशन में ध्यान देने वाली है, जिससे काफी सुविधा होने वाली है हमको, वो ये कि आप देखिए कोई भी आइसोक्लाइन जो होगा, एनी आइसोक्लाइन उसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू सी, यानी कि y equals to -1/cx. तो जितने भी आइसोक्लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और इन स्ट्रेट लाइंस का स्लोप है -1/c. ठीक है. दूसरी तरफ किसी भी आइसोक्लाइन पे जो लाइन एलिमेंट्स हैं, ऑन ईच आइसोक्लाइन line elements have slope c. तो लाइन एलिमेंट्स का स्लोप है c, और जो आइसोक्लाइन है उसका खुद का स्लोप है -1/c, और वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो ये देखने से हमको अगेन हाई स्कूल मैथमेटिक्स से याद आता है कि जो लाइन एलिमेंट्स हैं और जो आइसोक्लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है. और जो भी लाइन पास करती हो ओरिजिन के थ्रू वो एक आइसोक्लाइन होगी, और उस पर लाइन एलिमेंट्स जो होंगे वो उस आइसोक्लाइन के परपेंडिकुलर होंगे. तो बस अब ये जब हमको पता चल गया तो हम अपनी मर्जी से, चाहे हम जितने भी कोई भी लाइन हम जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, हमको पता है कि वो एक आइसोक्लाइन है, तो हमने एक ये आइसोक्लाइन ड्रॉ कर दिया. ये लाइन खुद भी एक आइसोक्लाइन है तो इसको भी ड्रॉ कर दिया, और इस पे हम लाइन एलिमेंट्स बनाते चले गए, जो कि मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा. तो और जो लाइन एलिमेंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे आइसोक्लाइन. तो इसके अलोंग कुछ ऐसे लाइन एलिमेंट्स होंगे और इसके अलोंग कुछ ऐसे लाइन एलिमेंट्स होंगे जो कि इस आइसोक्लाइन के परपेंडिकुलर हैं. अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे जो आइसोक्लाइंस वगैरह मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, इससे आपको थोड़ा अंदाजा तो लग गया होगा कि इंटेग्रल कर्व्स कैसे लगेंगे देखने. तो याद करिए कि इंटेग्रल कर्व्स जो हैं उनको परपेंडिकुलर होना है, उनको टैंजेंट होना है इन लाइन एलिमेंट्स के. तो अब मैं
जैसे आपके लिए एक इंटीग्रल कर्व ड्रॉ करता हूं, तो जो मेरा इंटीग्रल कर्व अगर यहां से पास हो रहा होगा तो इसके टैंजेंट उसको होना है, यहां से पास हो रहा होगा तो इसके टैंजेंट इसको होना है, यहां से पास हो रहा होगा तो इसके टैंजेंट इसको होना है, ऐसे इसके टैंजेंट होना है, इसके टैंजेंट होना है, ऐसे टैंजेंट होना है, ऐसे टैंजेंट होना है। और अगर मैंने सारे आइसोक्लाइन्स और सारे लाइन एलिमेंट्स इस प्लेन पे ड्रॉ किए होते तो जो इंटीग्रल कर्व मेरा बन के आता वो कुछ ऐसा होता। फिर कहीं और से पास करने वाला, मान लीजिए यहां से पास करने वाला मैं एक ड्रॉ करता तो वो कुछ ऐसा होता है। तो जो पॉइंट है वो ये कि जितने भी मेरे इंटीग्रल कर्व्स आएंगे आप देख सकते हैं कि वो सर्कल्स ही होंगे। मैं अपनी ड्राइंग के लिए क्षमा चाहता हूँ फिर से। तो ये जो पिक्चर है वो हमको वही बात जो जो ये दर्शाती है कि इसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला होता, मान लीजिए एनालिटिकल मेथड से, जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो वो भी हमको बताता था कि जो सॉल्यूशंस हैं वो सर्कल्स हैं, x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल टू c स्क्वायर्ड इसके सॉल्यूशन होते हैं, और जो ज्योमेट्रिकल व्यू पॉइंट है वो भी हमको यही चीज दिखाती है। अच्छा, तो आगे भी जाने से पहले मैं एक और एग्जांपल इसके ऊपर करना चाहूंगा, और उस तो अगले कुछ 10 मिनट का वक्त मुझे आपको और चाहिए। सॉरी, मैंने सोचा था कि ये लेक्चर्स 1-1 घंटे के होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आज थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया है, तो 10 मिनट का वक्त और एक एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं आइसोक्लाइन्स वगैरह ड्रॉ करने के। तो एक और इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं अब कंसिडर करूंगा वो है y प्राइम इक्वल्स 1 प्लस एक्स माइनस वाई। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप वेरिएबल सेपरेबल से तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन और तरीके हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर वगैरह का मेथड, जो कि हम बाद में इस कोर्स में भी देखेंगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपना वही ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं, तो क्वालिटेटिव बिहेवियर क्या है सॉल्यूशन का वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इसके लिए फिर से हम अपने स्टेप्स दोहराते हैं। तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन फील्ड बताना है, और डायरेक्शन फील्ड बताने के लिए हमको पहले कोई सी चुननी होती है। तो मान लीजिए मैंने सी चुना 0, ठीक है। सी अगर मैंने 0 चुना, अपनी अपनी सुविधा के लिए इसको एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि रिकॉल दैट दिस इज इन द फॉर्म y प्राइम इक्वल्स टू f of x y, where f of x y इक्वल्स 1 प्लस x माइनस y, ठीक है। और इसको एक मिनट मिटाता हूँ फिलहाल के लिए। और जो आइसोक्लाइन हमको ड्रॉ करनी है उसके लिए हमको क्या करना होता है, हम पिक करते हैं एक सी, और फिर हम आइसोक्लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, वी प्लॉट f of x y इक्वल टू c, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमको जो आइसोक्लाइंस मिलेंगे वो मिलेंगे 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी, जिसको मैं अपनी सुविधा के लिए थोड़े दूसरे अंदाज में लिखना चाहूंगा। तो आई कैन राइट दिस एज y इक्वल्स x प्लस 1 माइनस सी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मेरे जो आइसोक्लाइंस होंगे वो फिर से इस केस में भी स्ट्रेट लाइंस होंगे, और उन सारे स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1 होगा, और जो y इंटरसेप्ट है वो 1 माइनस सी होगा, ठीक है, एंड स्लोप इक्वल्स टू 1। ये मेरे आइसोक्लाइन के लिए, नॉट फॉर द लाइन एलिमेंट्स, मेरे आइसोक्लाइन का स्लोप 1 होगा। तो खैर, तो मान लीजिए कि अब मैंने c की वैल्यू को चुनी, if c इज इक्वल टू 0, तो मेरा आइसोक्लाइन क्या आएगा, मेरा आइसोक्लाइन आएगा, इसको मैं सिर्फ आइसो लिख रहा हूं अब, तो जो मेरा आइसोक्लाइन आएगा वो होगा y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। मेरा आइसोक्लाइन है जिसको मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं आज, वो है y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो वो कोई ये वाली लाइन है, ठीक है, ये है y इक्वल्स टू x प्लस 1, और इस पे c की वैल्यू जो है वो 0 है। c की वैल्यू 0 होने का मतलब कि यहाँ पे जब मैं लाइन एलिमेंट्स ड्रॉ करूंगा
तो वो लाइन एलिमेंट्स के स्लोप होने चाहिए 0, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट्स होंगे। तो चाहे जितने भी अब मैं लाइन एलिमेंट्स ड्रॉ करता चलूं इस लाइन के अलोंग, इन सारे का स्लोप होना है 0। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन एलिमेंट्स होंगे इस आइसोक्लाइन के अलोंग। अच्छा, कुछ और वैल्यूज चुनता हूं। अब जैसे मैंने c की वैल्यू ले ली, मान लीजिए -1, तो मेरा आइसोक्लाइन क्या होगा? आइसोक्लाइन विल बी, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने से y इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस c। तो y विल बी इक्वल टू x प्लस 1 माइनस -1, सो दैट्स 2। तो ये जो आइसोक्लाइन होगा ये और ऊपर होगा। अगेन इस आइसोक्लाइन की भी स्लोप जो है वो 1 ही है। तो ये आइसोक्लाइन कुछ यहाँ पे होगा। और इस आइसोक्लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू x प्लस 2, और यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो है -1। ठीक है, तो इस पे जो ड्रॉ करूंगा मैं, तो यहाँ पे जो ये -1 मान लीजिए कि स्लोप है, ये थोड़ा ज्यादा स्टीप हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन मान लीजिए कि इन सारे लाइन एलिमेंट्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इनकी स्लोप यहाँ पे -1 है। ठीक है, और एक और वैल्यू मान लीजिए कि लेता हूँ c इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे जो आइसोक्लाइन आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू x प्लस 3। तो एक इसको भी ड्रॉ करूँ, कुछ 4-5 मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ आइसोक्लाइन, ताकि हमें पिक्चर का अंदाजा ज्यादा बढ़िया लग सके। तो ये जो लाइन होगी ये होगी y इक्वल्स टू x प्लस 3। अगेन इस लाइन का भी स्लोप 1 होगा। तो ये लाइन है y इक्वल्स टू x प्लस 3, और इसका स्लोप जो है वो यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो है -2। ठीक, अच्छा, दूसरे साइड में भी एक आध ड्रॉ कर लूं। तो एक आइसोक्लाइन मान लीजिए मैंने लिया c इक्वल्स टू 1, दो वैल्यू ले लेता हूँ, और c इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 2 भी ले लेता हूँ। तो c इक्वल्स टू 1 जब होगा तो आइसोक्लाइन क्या होगा? y इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस c, और c अगर 1 है तो दैट विल जस्ट बी 0। और यहाँ पे जो आइसोक्लाइन निकल के आएगा वो होगा y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो दो और आइसोक्लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आइसोक्लाइन होगा जो होगा y इक्वल्स टू x, तो वो यहाँ से पास करेगा। और एक और आइसोक्लाइन होगा वो होगा y इक्वल्स टू x, माफ करिएगा यहाँ पे -1 रह गया था। तो एक और जो आइसोक्लाइन है वो है y इक्वल्स टू x माइनस 1, y इंटरसेप्ट उसका -1 है। तो इन सब की इक्वेशन में लिख देता हूँ y इक्वल्स टू x माइनस 1, यहाँ पे c की वैल्यू थी 2, ये था y इक्वल्स टू x, c की वैल्यू थी यहाँ पे 1, और यहाँ पे लिखी डाली मैंने। तो मुझे लाइन एलिमेंट्स कुछ ड्रॉ कर लेने दीजिए। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मुझे c इक्वल्स टू -2 वाले, तो ये काफी स्टीप एंगल पे ड्रॉ करना पड़ेगा, जो शायद कुछ इस तरीके से है। तो ये मान के चलिए कि ये लाइन एलिमेंट्स जो हैं उनके स्लोप -2 हैं। और अच्छा, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग आइसोक्लाइन है, क्योंकि इसके अलोंग स्लोप देखिए इस आइसोक्लाइन का 1 है, और जो लाइन एलिमेंट्स हैं उसके भी स्लोप 1 होने हैं। तो यानी कि इस लाइन के अलोंग जो लाइन एलिमेंट्स हैं इस आइसोक्लाइन के अलोंग वो कुछ ऐसे ही होंगे, उसी आइसोक्लाइन के अलोंग ही लाइन एलिमेंट्स भी होंगे। और ये जो आखिर वाला हमारा एक आइसोक्लाइन है, इस पे जो स्लोप होनी है वो +2 होनी है। तो वो कुछ स्टीप होगी इस तरीके से। तो वो कुछ, सॉरी, तो पॉजिटिव स्लोप होनी है इनकी। हाँ, तो ये ठीक था। तो कुछ इस तरीके से उनकी स्लोप होगी। ये मान लीजिए +2 है, +2 स्लोप के लाइन एलिमेंट्स। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि इसके बियॉन्ड अगर मैंने कोई आइसोक्लाइन इस एरिया में ड्रॉ की तो उसका और ज्यादा पॉजिटिव स्लोप होता चलेगा, यानी और ज्यादा स्टीप होते चलेंगे लाइन एलिमेंट्स।
और इधर मैंने कोई ड्रॉ की तो उनके और ज्यादा नेगेटिव होते चलेंगे स्लोप्स। है, तो इस एरिया में और नेगेटिव स्लोप वाले लाइन एलिमेंट्स होंगे, इधर और पॉजिटिव स्लोप वाले लाइन एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, तो वैसे इतने लाइन एलिमेंट्स मेरे ख्याल से काफी हैं ये समझने के लिए कि जो इंटीग्रल कर्व्स है उसका नेचर क्या होगा। अच्छा, इस पिक्चर को देख के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप एक इंटीग्रल कर्व तो आपको इमीडिएटली ऑब्वियस हो जाना चाहिए। आप सोच के देखिए कौन सा। तो मेरे ख्याल से ये वाला, अगर आप इस वाले लाइन पर कंसंट्रेट करें तो आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा कि ये एक इंटीग्रल कर्व भी है। क्यों है ये एक इंटीग्रल कर्व? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रल कर्व ऐसे कर्व्स होते हैं जिनके की टैंजेंट वेक्टर लाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं ये वाला इंटीग्रल कर्व ड्रॉ करूं, सारे लाइन एलिमेंट्स जो ग्रीन रंग के हैं वो इसके टैंजेंट होंगे। तो यानी कि ये तो एक इंटीग्रल कर्व जरूर है। अच्छा, बाकी अगर मैं इस रीजन में आऊं तो और ज्यादा स्टीप से स्टीप होता चल रहा था, मतलब जो लिटिल लाइन एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि इस एरिया में क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से इंटीग्रल कर्व्स आ रहे होंगे। मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि एक लिंक भी शेयर करूं। तो एक वेब पे एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके लिए काफी सारे लाइन एलिमेंट्स वगैरह ड्रॉ करता है। तो आप उसकी मदद से ले सकते हैं कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशंस के डायरेक्शन फील्ड जानने में, और फिर आप उससे इंटीग्रल कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ी ज्यादा फीलिंग आएगी इन सब चीजों की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस पिक्चर को भी देख के, वैसे तो काफी अच्छी पिक्चर मैंने नहीं ड्रॉ की है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप भरोसा कर पाएंगे कि इस एरिया में जो इंटीग्रल कर्व्स हैं वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो इंटीग्रल कर्व्स हैं वो इस इंटीग्रल कर्व को क्या कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उसको जानने के लिए एक्चुअली उसका जो उसकी कंप्लीट थ्योरी तो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन एक थ्योरम है यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस की। तो ये हमारी लास्ट चीज है, 2 मिनट में बस ये ओवर होगा लेक्चर। तो थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस प्लस यूनिकनेस, ये हम बाद में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये थ्योरम एसेंशियली ये कहती है कि अंडर सम कंडीशंस ऑन एफ, तो एफ पे कुछ, एफ को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी जो एफ ऑफ एक्स वाई हमने लिखा था। सॉल्यूशन to the ODE under some conditions on f of x y, there exists a unique solution to the ODE passing through any point, अच्छा, तो ये कह रही है कि कुछ कंडीशंस आपके एफ ऑफ एक्स वाई को सेटिस्फाई करने होंगे, जो कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई हमने लिया वो सेटिस्फाई करता है। अगेन वो कंडीशंस क्या हैं इसके बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स वाई वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो हमारी थ्योरम ये कह रही है कि कोई भी पॉइंट में एक्स वाई प्लेन का लूं, उसके थ्रू सिर्फ एक एक और सिर्फ एक ही सोल्यूशन पास करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो इंटीग्रल कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो टच भी नहीं कर सकते। क्यों? थोड़ा आप सोच के देखें। कांट इंटरसेक्ट और इवन टच ईच अदर। क्यों? देखिए, क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके दो इंटीग्रल कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो भाई इस पॉइंट के थ्रू दो इंटीग्रल कर्व्स अगर पास कर रहे हैं, यानी कि, और इंटीग्रल कर्व्स क्या होते हैं, वो ग्राफ होते हैं सॉल्यूशन के, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट के थ्रू दो सॉल्यूशंस पास कर रहे हैं, जो कि थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को वायलेट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सेम यही रीजन है कि मान लीजिए अगर आपके दो इंटीग्रल कर्व्स इवन टच कर रहे हो, तो अगेन उस पॉइंट के थ्रू आपके दो इंटीग्रल कर्व्स पास कर जाएंगे। दो इंटीग्रल कर्व्स पास करने का मतलब दो सॉल्यूशंस पास हो रहे हैं उस पॉइंट के थ्रू, और वो भी थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को वायलेट कर सकता है। तो ये चीजें नहीं हो सकती।
अच्छा, अगर ये चीजें नहीं हो सकती तो भाई हमारे पिक्चर के लिए इसका क्या मतलब रह गया? हमारे पिक्चर के लिए इसका मतलब ये रह गया कि हमने जो इंटीग्रल कर्व्स ड्रॉ की थी वो इसके करीब और करीब आती जाएंगी, लेकिन कभी भी ये वाले लाइन को, जो ये, क्योंकि ये भी एक इंटीग्रल कर्व है, इसको ना वो टच करेंगी ना इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो खैर, ये मेरा आखिरी एग्जाम्पल था, माफ करिएगा 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गए। और अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल अप्रोचेस के बारे में कुछ बात करेंगे। थैंक्स।